तो और साथियों, एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। हिंदुस्तान की वायुसेना ने बोला हमको 126 जहाज चाहिए, पर मोदी सरकार ने कहा नहीं नहीं 36 ही मिलेंगे। क्यों भाई? हमारी राष्ट्रीय हमारी जरूरतें सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों? 126 की जगह जो वायुसेना कह रही हमको 126 जहाज चाहिए, वो आपने 36 ही क्यों खरीदे? 526 करोड़ का जहाज 1670 में क्यों खरीदा? और बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के क्यों खरीदा? बिना HAL को इन्वॉल्व किए एक नौसिखिया कंपनी को इन्वॉल्व करके क्यों खरीदा? ये हमारा दूसरा इश्यू। तीसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं। 26 मार्च 2019, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। 26 मार्च 2019 को छापेमारी की ईडी ने और रक्षा मंत्रालय के गुप्त दस्तावेज, जो ये गुप्ता बंधु है, इनके यहां से निकाले। क्या क्या थे वो गुप्त दस्तावेज? चौंकाने वाले दस्तावेज थे। पहला, बेंचमार्क प्राइसिंग, और जो राफेल की बेंचमार्क प्राइसिंग कैसे हुई 2015 का वो दस्तावेज एक प्राइवेट आदमी के घर पे मिल रहा है। नंबर 2, रक्षा मंत्रालय की चर्चाओं का रिकॉर्ड, जिसमें चर्चा हुई कि राफेल कितने में खरीदना है, कैसे खरीदना है, वो रिकॉर्ड एक प्राइवेट आदमी के घर मिल रहा है। जो नेगोशिएशन टीम डिस्कशन करती है, उस डिस्कशन के मिनट्स उस प्राइवेट आदमी के घर मिल रहा है। तीसरा, रक्षा मंत्रालय की राफेल के मूल्य की गणना करती हुई एक्सेल शीट, ये डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं मिले, ये प्राइवेट एक आदमी के घर मिले। कब मिले? 2019 को। किसको मिले? देश की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। चौथा, यूरोफाइटर, जो कि राफेल का कॉम्पिटिटिव हवाई जहाज था, यूरोफाइटर का भारत सरकार 20% छूट का काउंटर ऑफर दे रही है, वो कागज भी उस व्यक्ति के पास था। और जो मैं अंतिम सूचना दे रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो सूचना उस व्यक्ति के यहां पे 2019 26 मार्च को ईडी की छापेमारी में मिला, उसमें क्या मिला? 24 जून 2014, जब मोदी जी ने सत्ता संभाल ली थी, उसमें सुषेन गुप्ता, ये वही सुषेन गुप्ता है जिसने 60-70 करोड़ की, जिसने 65 करोड़ रुपए की जो दलाली का उसके ऊपर चार्ज आ रहा है, ये उसके घर से क्या मिला? सुषेन गुप्ता द्वारा जो राफेल बनाने वाली, जहाज बनाने वाली कंपनी है दसॉल्ट, उसको ये लिखा कि मैं आपकी पॉलिटिकल हाईकमान के साथ बैठक करा दूंगा। कौन है साहब ये पॉलिटिकल हाईकमान? इसका पॉलिटिकल हाईकमान से क्या मीटिंग हुई कि नहीं हुई? इस मीटिंग के बाद क्या इस मीटिंग के बाद ही 526 करोड़ की चीज 1670 करोड़ में खरीदी गई? क्या इस मीटिंग के बाद ही देश के अंदर 41,205 करोड़ का राफेल का भ्रष्टाचार हुआ? ये हम पूछना चाहते हैं। चौथी बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको जान के आश्चर्य होगा, आप लोकतंत्र के प्रहरी हो, आपको पता है ये बात, कि जब भी कोई डिफेंस डील होती है तो उसके अंदर एक क्लॉज होता है, नो करप्शन क्लॉज, नो ब्राइब क्लॉज, नो कमीशन क्लॉज, ऐसे क्लॉज होते हैं। जो यूपीए का जो टेंडर था राफेल के लिए, उसमें ये सारे क्लॉज थे कि भ्रष्टाचार होगा तो डील कैंसिल हो जाएगी, अगर ब्राइब्स की सूचना मिलेगी तो डील कैंसिल हो जाएगी, अगर कमीशन का न्यूज आएगी तो डील कैंसिल हो जाएगी। जो मोदी सरकार ने जो राफेल खरीदने का टेंडर जारी किया, उसमें नो ब्राइब क्लॉज क्यों हटाया गया? मतलब भ्रष्टाचार का क्लॉज ही हटा दिया भारत सरकार ने। और डिफेंस डील में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डिफेंस डील में नो ब्राइब क्लॉज, नो करप्शन क्लॉज एक परमानेंट क्लॉज होता है। उस क्लॉज को क्यों हटाया? आज वो क्लॉज होता तो वो इन चोरों को पकड़ने में मददगार साबित होता, पर सरकार ने तो वो क्लॉज ही हटा दिया। क्यों हटाया? किसके दबाव के इस कारण हटाया? हम और देश की जनता ये जानना चाहती है। और पांचवा और अंतिम तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, हमारी सीमाओं पर पाकिस्तान और चीन की धुरी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है, और हम भारत की सरकार 126 जहाज जो वायुसेना को चाहिए थे, उसकी जगह 36 जहाज खरीद रही है।
तो हमारे 4 प्रश्न हैं मुख्य रूप से। क्यों और किसके दबाव में 126 जहाज का टेंडर 36 जहाज पर आया? क्यों किसके दबाव में 526 करोड़ की चीज 1670 करोड़ में खरीदकर देश को 41,205 करोड़ का चूना लगाया गया? क्यों किसके दबाव में नो करप्शन क्लॉज, नो ब्राइब क्लॉज, नो कमीशन क्लॉज वो टेंडर से किसके दबाव में हटाया गया? और क्या ये सीबीआई का तख्ता पलट जो आधी रात को हुआ था 2018 में, क्या ये क्रोनोलॉजी है कि जब पहले शिकायत मिली थी, शिकायत के बाद मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल ने कमीशन पे करने के दस्तावेज सौंपे थे और उसके 5-7 दिन बाद सीबीआई का तख्ता पलट हो जाए? तो ये क्या राफेल मामले को रफा दफा करने के लिए किया गया था? और अंत में एक ही बात पूछना चाहूंगा कि 2019 26 मार्च को जब सुषेन गुप्ता के घर पे रक्षा मंत्रालय से जुड़े अहम दस्तावेज मिले, 2.5 साल में भारत की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्या किया? कहां पर एफआईआर लगाई? किस थाने में एफआईआर डाली? क्यों मिले? उसकी जांच करी? 2.5 साल हो गए। राफेल से जुड़े दस्तावेज और वो भी गोपनीय दस्तावेज, और वो दस्तावेज जिससे राफेल की कीमत निर्धारित होती है, वो दस्तावेज मिल जाते हैं 26 मार्च 2019 को। पर भारत की सरकार खामोश क्यों बैठी थी? क्यों वो सुषेन गुप्ता को बचाना चाहती है? प्रधानमंत्री जी और देश के रक्षा मंत्री जी का सुषेन गुप्ता से ऐसा क्या संबंध है? वो पॉलिटिकल हाईकमान कौन है जिसको मिलाने की बाद सुषेन गुप्ता अपने दस्तावेजों में दसौल कंपनी जो कि राफेल को सप्लाई करती है, जो राफेल बनाती है, उसको किस पॉलिटिकल हाईकमान से मिलाने की बात वो कर रहे थे? ये हम 4 सवाल लेकर आए हैं। साथियों, इसका नाम रखा है हमने ऑपरेशन कवर अप। भ्रष्टाचार करो और भ्रष्टाचार के क्लॉज हटाओ और फिर उसको कवर अप करो। ध्यान रहे साथियों, आपको एक और तथ्य बताना चाहता हूं, फिर आपके सवाल लूंगा। एक बहुत जोरों शोरों से प्रधानमंत्री जी ने 2019 में एक मुद्दा उठाया था, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर वाला। उसका क्या तथ्य निकला आप सब लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि जिस वीवीआईपी हेलीकॉप्टर, जिस अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी को डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने बैन किया था, जिसके ऊपर से खरीद पर देश की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बैन किया था, मोदी जी अभी गए इटली और इटली के प्रधानमंत्री से उस बारे में उनकी चर्चा हुई। ये भारत में इटली के राजदूत ने बताया कि उस बैन के बारे में प्रधानमंत्री और इटली के राष्ट्रपति की चर्चा हुई और जब वापस रोम से आए उन्होंने बैन हटा लिया। मतलब आप ये स्वीकार करते हो कि जो 2019 में आपने कहा था कि ये इसमें वीवीआईपी हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ वो गलत है, आप स्वयं कह रहे हो, क्योंकि बैन हमने लगाया 2014 के पूर्व, आप तो बैन हटा रहे हो। ये बात यहां पर इसलिए मैंने आपको बताई क्योंकि ये सुषेन गुप्ता उस भ्रष्टाचार के अंदर भी इस व्यक्ति का नाम है जिसको सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। ये वही जो बिचौलिया है रक्षा सौदों का, जिसके घर से राफेल के अहम दस्तावेज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को 2019 में मिले और सरकार की एजेंसीज 26 मार्च 2019 से लेकर आज तक, मतलब 2.5 साल हो गए, मौन धारण करके बैठी है, ऑपरेशन कवर अप चला रही है। हर जगह भ्रष्टाचार करो और भ्रष्टाचार को भूल दो, ये इनकी मोडस ऑपरेंडी बन गई है। पर देश के लोग और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा इस तरह के कठोर सवाल सरकार से करेंगे और देश के लोगों को बताएंगे कि आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला राफेल के रूप में 41,205 करोड़ का घोटाला मौजूदा केंद्र सरकार के निगरानी में हुआ है। तो मैं आपके सवालों के लिए तैयार हूं। आप चाहें तो मैं अंग्रेजी में भी बोल सकता हूं, अगर आपको लगता है कि आपको अंग्रेजी में आपके प्रिंट के लिए या न्यूज के लिए चाहिए तो मैं इंग्लिश में भी ब्रीफ कर सकता हूं। अन्यथा मैं इंग्लिश की प्रेस रिलीज आपको दे दूंगा, हिंदी की भी प्रेस रिलीज मैंने आपको देने का निवेदन किया है और आपको शायद मिल भी गई होगी। आपके कोई सवाल हो इस बाबत तो मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा।
मतलब जी फ्रांस में इसकी जुडिशरी इंक्वायरी हो रही है, आपको लगता है क्योंकि वो वहाँ के मैक्रो जो राष्ट्रपति उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे? देखिए, फ्रांस इसकी इंक्वायरी कर रहा है। फ्रांस की एक खोजी पत्रकारिता है वहां पे मीडिया पार्ट के नाम से, ये सारी जानकारियां वहीं से निकल के आ रही है। हिंदुस्तान की सरकार कुछ नहीं बता रही है। उन्होंने ही बताया कि 65 करोड़ की दलाली सुषेण गुप्ता नामक बिचौलिए को दी गई है, बाकी सरकार ने नहीं बताया। वहीं से पता चला कि 26 मार्च 2019 को ईडी ने जब छापेमारी करी सुषेण गुप्ता के घर और ऑफिस पे, तो ये राफेल से जुड़े अहम दस्तावेज मिले। पॉलिटिकल हाई कमान को मिलाने की बात उन दस्तावेजों में लिखी गई है। हम पूछना चाहते हैं, ये कौन पॉलिटिकल हाई कमान है? ये कौन से पॉलिटिकल हाई कमान है जिनकी निगरानी में इस तरह के दस्तावेज एक प्राइवेट आदमी के घर पे पाए जा रहे हैं? और उन दस्तावेजों में क्या दस्तावेज, आप चौंक जाएंगे। राफेल की प्राइस डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला, उसमें क्या दस्तावेज है? जो नेगोशिएशन टीम है, जो हवाई जहाज खरीदने की इंडियन नेगोशिएशन टीम है, उनके मीटिंग्स के मिनट्स, उस दस्तावेज वहां पे छापेमारी में मिला। गणना कैसे की गई है राफेल की कीमत की, उसकी एक्सेल शीट। उन दस्तावेजों में ये दस्तावेज मिला कि सुषेण गुप्ता राफेल में फ्रांस के जो दसॉल्ट कंपनी को कह रहा है मोदी सरकार के आने के बाद कि आप आ जाओ, मैं आपको पॉलिटिकल हाई कमान से मिलवा दूंगा। कौन है वो पॉलिटिकल हाई कमान, हम पूछना चाहते हैं। वो जो पॉलिटिकल हाई कमान की मीटिंग सुषेण गुप्ता दसॉल्ट और पॉलिटिकल हाई कमान की करा रहा था, वो हुई है कि नहीं हुई है? ये सारी जानकारी साथियों कोई भारत सरकार नहीं दे रहा है, क्योंकि भारत सरकार तो एक ही काम कर रही है, ऑपरेशन कवर अप। पर ऑपरेशन कवर अप हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये पूरा के पूरा आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रक्षा का भ्रष्टाचार है, जिसमें एक एक परत खुलती जा रही दिन ब दिन। आपने सुना, आपने आज तक सुना, अरे छोटा 5-4 हजार करोड़ का भी अगर कोई रक्षा का ठेका होता है, उसमें नो करप्शन क्लॉज होता है और ये मैंडेटरी क्लॉज होता है। क्यों हटाया? क्यों हटाया? क्या दबाव था? नो कमीशन क्लॉज होता है, नो ब्राइबरी क्लॉज होता है। क्यों हटाए ये सब क्लॉज? किसके कहने से हटाए? देश और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ये जानने को उत्सुक है। और जो आपने बोला 2019 में कि ये ऑगस्टा वेस्टलैंड में बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, हमने तो उनको बैन किया था। आप इटली जाके आए, अभी गए थे इटली, और इटली जाने के 1 सप्ताह के अंदर बैन हटा दिया। इसका मतलब आपने जो बोला, एक एक परत दिन ब दिन खुलती जा रही साथियों। अभी एक और व्यक्ति, जो मैं उसको षड्यंत्रकारी व्यक्ति बोलता हूं, एक षड्यंत्रकारी था विनोद राय, वो अभी माफी मांगता घूम रहा है। उसने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर एक कोल स्कैम का आरोप लगाया, आज माफी मांगता घूम रहा है, अनकंडीशनल अपोलॉजी मांगता घूम रहा है। वो पहला षड्यंत्रकारी। दूसरा षड्यंत्रकारी जो ये बोल रहे थे 2019 के पहले कि ये बड़ा स्कैंडल हो गया है, और आप उस स्कैंडल वालों पे जो परचेज का बैन लगा हुआ था, वो बैन हटा रहे हो। ये क्यों? 30 कई षड्यंत्रकारी है। उस दौरान आपको याद होगा 2013-14 में कई षड्यंत्रकारियों ने देश में जन्म लिया था, और सब आज सत्ता की कुर्सियों पर बैठे हैं। भले वो अरविंद केजरीवाल हो, जो पूरे देश में घूमते रहते और दिल्ली को गैस चैंबर बना रखा है, भले ही वो किरण बेदी हो, जिनको पूरी कोशिश की गई दिल्ली के मुख्यमंत्री बना दो, नहीं बन पाई तो उनको पांडिचेरी का उपराज्यपाल बनाया। ये सब एक एक, भले ही वो रामदेव जी हो, आज एक बड़ा व्यापार का पूरा लेके बैठे हैं। हम तो उनका रोज वीडियो देख के उनके सामने हाथ जोड़ के पूछता हूं, बाबा जी वो 35 रुपए वाला तेल कौन से पंप से भरवाना है? हम तो रोज पूछते हैं उनसे, क्योंकि वो बोलते थे कि 35 रुपए में तेल मिलेगा। मैं तो रोज पूछता हूँ, बाबा जी कौन सा पंप है, कहाँ है? देश के लोग जानना चाहते हैं वो 35 रुपए वाला तेल कहाँ मिलेगा। ये सब षड्यंत्रकारी है, और सब सत्ता में, और षड्यंत्रकारियों के जो मेन मुखिया थे वो प्रधानमंत्री बन के बैठे। झूठ पे झूठ, ये घोटाला हो गया, ये घोटाला कहां गए? जो जिन्होंने कोल स्कैम की बात करी थी वो आज माफी मांग रहे हैं। क्या देश की जनता उनको माफ कर सकती है उनके झूठ के लिए? जिन्होंने वीवीआईपी चॉपर की बात की थी, उन्होंने उसी कंपनी से परचेज चालू करने का बैंक खोल दिया।
जिन्होंने राफेल में जब राहुल गांधी जी सवाल पूछते थे, आज उसकी परत जब खुल के सामने आ रही है तो देश को पूरा यकीन हो रहा है कि क्यों नो करप्शन क्लॉज को हटाया गया था। गौरव जी, आप विपक्ष में है, कांग्रेस केंद्र में, जिस तरीके से आप लगातार मामला है, ये घोटाले भी हो रहे हैं, जनता परेशान भी है, त्रस्त भी है और है महंगाई भी है, विपक्ष होने के नाते क्या आपका नेतृत्व कमजोर है या नीचे तक आपके कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है जो जनता तक ये मामले असली तरीके से नहीं उठ पा रहे हैं और ये मुद्दा पूरे देश में बन नहीं पा रहा है? आखिर क्या वजह है? आदरणीय साथी, जो ये 10 रुपये प्रति लीटर डीजल के कम हुए और 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के कम हुए, ये किसने कहा? ये सिर्फ कांग्रेस ने किया। जब मोदी जी ने नतीजे देखे कि हिमाचल प्रदेश में जमानतें 40 रुपये बढ़ने के बाद 40 रुपये बढ़ने के बाद 10 रुपये कम किए। जब मोदी जी ने नतीजे देखे कि हिमाचल प्रदेश में उनके कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई, एक जगह 4% वोट मिले, मुझे नहीं लगता, मेरी जितनी राजनीतिक ज्ञान है, कि कभी एक प्रदेश में एक पार्टी का रूलिंग पार्टी हो और उसके कैंडिडेट को बाई इलेक्शन में 4% वोट मिले, 4%। जिस तरह से राजस्थान के नतीजे आए, उसके बाद मैं तो हमेशा मैंने कई बार टीवी में बोला, मैंने कहा देश को थैंक यू हिमाचल और थैंक यू राजस्थान बोलना चाहिए, थैंक यू मोदी जी नहीं। राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात एक पे बात करो, एक पे। उस कारण से ये तेल के दाम 40 रुपए का बढ़ा के वापस 10 और 5 रुपए कम किए। वैसे के वैसे जो एक झूठ था उसका आज देश के सामने पर्दाफाश हो गया ना। झूठ क्या था कि तेल की कीमतें हम कम नहीं कर सकते, कहते थे ना, हर व्यक्ति कहता था ना कि हमारे हाथ में नहीं है, अंतरराष्ट्रीय कीमतें डिसाइड करती है। राजस्थान और हिमाचल के लोगों ने बता दिया कि तेल की कीमतें भी भारत सरकार चाहे तो कम कर सकती है। उसी तरह खाने का तेल हो, रसोई गैस का सिलेंडर हो, रसोई गैस के सिलेंडर में पिछले 11 महीनों में 1 रुपया प्रतिदिन बढ़ा औसतन। वैसे के वैसे भले वो सब्जियां हो, पिछले 1 महीने में सब्जियों के दाम डबल हुए और ये दिल्ली से लेके जयपुर तक और आगरा से लेके अमृतसर तक यही हाल है, डबल हुए 1 महीने के अंदर। तो ये आपका बहाना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कोई भी सवाल पूछो हमारे हाथ में कुछ नहीं, अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आप सत्ता में क्यों बैठे हो? गौरव जी, आप कांग्रेस हमेशा गरीबों की बताती है कि हम हितैषी हैं, मजदूरों के हम हितैषी हैं। सब्सिडी रसोई गैस पर जो 2 रुपए किलो के अनाज के लिए जो जरूरतमंद 4 घंटे लाइन में लग करके और गेहूं खरीदता है, सरकारी गेहूं, उसकी सब्सिडी खत्म कर देना, यानी उसके साल भर का राशन पानी 1 सिलेंडर में खत्म हो गया। कांग्रेस पूरे मामले को लेकर कहीं नजर नहीं आई, वो गरीब आज भी उस महंगाई में पिस रहा है। जी, अगर ये मैं आंशिक रूप से आपके सवाल से असहमत हूं, आंशिक, पूरा नहीं, क्योंकि आपके सवाल का पहला भाग था कि कांग्रेस गरीबों के लिए लड़ती है, आज भी लड़ रही है। समस्या क्या है साथी, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, ना आपकी व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, पर देश का जो मीडिया है वो कांग्रेस को कवर करने तो जाता है, कवर भी करता है, उनके जो पत्रकार हैं वो फाइल भी करते हैं, पर ऊपर वालों को पता नहीं क्या बाध्यता है, वो दिखाने से पता नहीं क्यों डरते हैं, वो छापने से क्यों डरते हैं। हम बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, प्राइस की जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति, इस पे बड़ी बड़ी पदयात्राएं करते हैं देश भर में। ये यहां नहीं, मैं कह रहा हूं मणिपुर से लेके मेघालय से लेके महाराष्ट्र तक, तमिलनाडु से लेके कश्मीर तक हम बड़ी बड़ी यात्राएं होती है, जनता का समर्थन मिलता है। और आपकी गलती नहीं, आप तो बिल्कुल फाइल करते हो, आप उसको कवर भी करते हो, पर ऊपर पता नहीं उनके ऊपर क्या बाध्यता है। मैं तो उनको निवेदन करूंगा कि जनहित में आप ये बाध्यता से बाहर निकलिए और देश के लोगों को सच दिखाइए कि 1 महीने में आलू प्याज, 1 महीने में बीन्स हो, लौकी हो, उनके कीमतें दुगनी हुई है, टमाटर की कीमतें डबल हुई है 1 महीने में। अक्टूबर 2021 और नवंबर 2021 में डबल का इम्पैक्ट है। तो हम तो इसको आगे भी ले जाएंगे, हमारा प्रोग्राम भी चल रहा है, आपको प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया भी होगा। हर राज्य में एआईसीसी का एक बहुत
विस्तृत प्रोग्राम है जहां पे पदयात्राएं भी हो रही है। महंगाई के खिलाफ हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो जगह जगह जाके रात्रि विश्राम भी कर रहे हैं, लोगों को अवगत करा रहे हैं कि किस तरह ये धन लूटन सरकार है, ये धन देने वाली नहीं है। और जो सरकार धनतेरस के दिन तेल के भाव बढ़ा दे तो वो तो धन लूटन ही हुई, वो धनतेरस वाली सरकार नहीं हुई। गौरव जी, आपने कहा कि 2014 में षड्यंत्र हुआ था और आपने कई नाम गिनवाए। विनोद राय का आपने बोला सबसे नंबर ऊपर आता है नाम, अरविंद केजरीवाल का नाम गिनवाया, और आपने कहा कि कोल से लेकर राफेल तक भ्रष्टाचार के जो इल्जाम लगाए गए थे मनमोहन सिंह सरकार पे वो झूठे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तब की जो आपकी सरकार थी और जो तब के आपके मंत्री थे जिसमें कपिल सिब्बल से लेकर मनीष तिवारी शामिल थे, क्या वो आपके हिसाब से इतने एरोगेंट और इतने घमंडी हो गए थे कि उन्होंने ठीक से काउंटर नहीं किया इस नैरेटिव को? क्या आप मानेंगे कि आपकी सरकार तब उस समय में नैरेटिव को काउंटर नहीं कर पाई ठीक से? देखिए, कभी भी कांग्रेस पार्टी में हर व्यक्ति का, हर नेता का, हर कार्यकर्ता का कंट्रीब्यूशन होता है, उसका रेस्पेक्ट होता है, उसकी वैल्यू होती है। पर आपने ये सवाल पूछा कि ये षड्यंत्रकारियों के जिनके आपने नाम गिनवाए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये षड्यंत्रकारी खुद सामने आके कह रहे हैं कि हम झूठे थे। मतलब विनोद राय बोल रहा मुझे माफ करो, अनकंडीशनल अपोलॉजी मांग रहा है। जो अदालत थी 2G ये कोल स्कैम में, सीबीआई की जो विशेष अदालत थी, उसकी टिप्पणी बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि कोल नाम का कोई करप्शन हुआ ही नहीं, जिसको एक षड्यंत्रकारी नंबर 1 विनोद राय ने अपनी सीएजी रिपोर्ट में एक तथाकथित इतने लाख करोड़, 1,75,000 करोड़ लिख दिया था। वो आज माफी मांग रहे हैं। दूसरे षड्यंत्रकारी थे लोकपाल, मैं तो गाड़ी नहीं लूंगा जी, मैं तो घर नहीं लूंगा जी, मैं तो मेट्रो में घूमूंगा जी। वो आज डिजाइनर कुर्ते लाल पहन के 125 करोड़ की दिवाली मना रहे हैं। गौरव जी, सवाल मैं तीसरे षड्यंत्रकारी, मैं नाम ले रहा हूं उनका, जो बाबा रामदेव, कहां है वो? कहां है वो? लोग ढूंढ रहे हैं उनको। उनकी मार्केट कैप लाखों करोड़ों की हो चुकी है। आई एम सॉरी टू से, पर मैं उनको लाला रामदेव बोल सकता हूं। वो बाबा तो रहे नहीं, अब तो एक कॉर्पोरेट घराना चला रहे हैं देश का। कहां है उनकी बातें जो उन्होंने कही थी कि 30 रुपए लीटर का पेट्रोल चाहिए कि 60 रुपए लीटर का पेट्रोल चाहिए? वो ढूंढ रहे लोग उनको। चौथे षड्यंत्रकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके सरगना श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो झूठ पे झूठ पूरा इलेक्शन में बोलते रहे वीवीआईपी चॉपर में स्कैम हुआ। अरे स्कैम हुआ तो कांग्रेस की सरकार ने उस कंपनी पे बैन लगाया था। आप रोम जाके आए, इटली जाके आए, आते ही बैन क्यों खोला? क्या स्कैमस्टर से सामान खरीदोगे? क्या जो स्कैम करके देश का पैसा लूट के भागे उनसे सामान खरीदना, यही क्या राष्ट्र भक्ति है? यही राष्ट्र धर्म है क्या? हमने तो हमारे पुरखों से ये राष्ट्र धर्म और ये राष्ट्र भक्ति नहीं सीखी। हमने तो ये सीखा है कि जो जिसके लिए आप कहते थे कि वो स्कैम हुआ है, उनसे खरीदना राष्ट्र भक्ति नहीं हो सकती। तो हम तो ये आपका ये सवाल कि आप में कोई कमी रह गई थी क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी की एक मैं कमजोरी आपको बताता हूं, और ये कमजोरी भी बताता हूं क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, हम सब्सटेंस पे ज्यादा काम करते हैं, ऑप्टिक्स पे कम करते हैं। ये हमारी कमजोरी है। आज की मौजूदा सरकार सिर्फ ऑप्टिक्स पे काम करती, सब्सटेंस है ही नहीं। आज की केंद्र सरकार का एक ही ध्येय है साथियों, कल सुबह की अखबार की हेडलाइन क्या करनी है और शाम की 4 से लेकर रात के 9 बजे तक के डिबेट के टॉपिक क्या होने। इसके अलावा उनके पास और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाँ, हमारी ऑप्टिक्स में कमी थी क्योंकि हमारी कल्चर नहीं है, ये हमारा डीएनए नहीं है। हम काम करने में विश्वास करते हैं, एक ढिंडोरा पीट के थाली लेके बजाने में विश्वास नहीं करते। हम फ्लैश लाइटें जलवाने में विश्वास नहीं करते, कोरोना के टीके लगवाने में विश्वास करते हैं। ये हमारी कल्चर है। तो इसको आप अगर कमजोरी बोलना चाहते हो तो हम स्वीकार करते हैं कि हम हेडलाइन मैनेजमेंट में विश्वास नहीं करते, लोगों के लाइफ में किस तरह मैनेजमेंट किया जा सके उसका विश्वास करते हैं। ये हमारी कल्चर। आपको लगता है कि अगर उस समय में आपने ठीक से नैरेटिव को काउंटर किया होता तो 2 बार आप लगातार सत्ता से बाहर नहीं होते केंद्र में? देखिए, क्या होता है क्या नहीं होता, एक कहावत है, हालांकि मैं भूलना नहीं चाह रहा था, पर आप सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। अब बुआ जी के मुझसे होते फूफा जी कह लेते उनको।
तो ये होता तो क्या होता ये नहीं, पर सत्य ये है, आज का सत्यता ये है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार कर रही है और अपने एक एक भ्रष्टाचार को कवर अप कर रही है। और ये हम नहीं कह रहे, जो षड्यंत्रकारी है, क्योंकि जैसा महात्मा गांधी ने कहा है कि सत्य को आप दबा नहीं सकते, जितना दबाने का प्रयास करोगे सत्य उतनी मुखरता से बाहर आएगा। जो व्यक्ति, और ये सब करने के लिए षड्यंत्रकारी विनोद राय को क्या मिला पता आपको? ये भी बता देता हूं। बैंक बोर्ड ब्यूरो जो बैंकों के, सरकारी बैंकों के चेयरमैन का चयन करता है, उसके चेयरमैन से उनको नवाजा गया, जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्टर ऑफ स्टेट का स्टेटस, पद्म भूषण अवार्ड, ये सब करने के लिए। और वो आदमी आज क्या कर रहा है? माफी कर दो मुझे, ही इज मेकिंग एन अनकंडीशनल अपोलॉजी, मुझे बिना शर्त के माफी दे दो। ये क्यों कर रहे हो? जब आपके सत्य था तो आज अपने शब्दों से क्यों बैकआउट हो रहे हो? ये सारी चीजें देश की जनता और राजस्थान की जनता देख रही है और उनको समझ में आ रहा है कि एक एक चीजों को कैसे कवर अप किया जा रहा है। रही बात आपकी, मैंने स्वीकार किया, कांग्रेस पार्टी बिलीव्स इन द सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, नॉट द ऑप्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, थैंक यू, नमस्कार। रिलीज देख लेना, इंग्लिश में दीजिए। हाँ, इंग्लिश वाली भी दीजिए। चतुर्वेदी, इंग्लिश वाली भी दीजिए। सबके लिए चाय है। ये बंद करवा। अरे यही है।